स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के राज्य सरकार काफी बेताब है और मुख्यमंत्री भजन लाल खुद लगातार संपर्क में है। अधिकारियों की टीम जिन राज्यों के अंदर समिट में है उनके नवाचार क्या रहे हैं उन्हें भी देखने के लिए जा रही है। अभी में करीब 1 दर्जन अधिकारी उत्तर प्रदेश और गुजरात दौरे पे भी जाकर के आए। मुख्यमंत्री भजन लाल मुंबई रोड शो किया है। आजकल रोड शो सड़क पे कोई शो हो वो नहीं है, वहां व्यापारियों के साथ में चर्चा की है और उसके बाद लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन भी हुए। समिट पहला नहीं है, नया भी नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत के वक्त भी हुआ और वसुंधरा राजे के वक्त भी हुआ। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर अगर हम बात करें तो भजनलाल के वक्त ये दिखाई दे रहा है, अब तक जो समिट हुए है सरकार के लास्ट के कार्यकाल या उसके 1 साल पहले के कार्य का जो समय बचा उसमें हुए। भजनलाल अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इन्हें इसको कर रहे हैं और इनका मानना है कि ताकि रिमेनिंग 3.5-4 साल का वक्त जो मिलेगा उसमें हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बता सकें, उनकी अगर कहीं पे किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे हम दुरुस्त कर सकें। ये उनका अपना मानना है। खैर चलिए, क्या बेनिफिट होंगे और कितना धरातल पे उतर पाएगा ग्लोबल समिट, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई सहित कई ऐसे मुल्क भी हैं जहां पे यह टीम जाएगी और इन्वेस्टर्स को लुभा सकेगी। राजस्थान में वो तमाम चीजें हैं। रॉ मटेरियल की बात करें वो राजस्थान में, कल्चर राजस्थान में है, होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक सुकून भरे पल यहाँ बिताए जा सकते हैं वो राजस्थान में है। सोलर के लिए राजस्थान में अथाह भंडार कहा जा सकता है जिसे हम बना सकते हैं। विंड एनर्जी के लिए कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे एमओयू भी साइन हुए हैं और अब उतरने वाली बात है कि धरातल पे कितना उतर पाएगा। अभी तक की एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कहीं पे भी किसी राज्य में ये कहा जाता है कि 15% एमओयूज की धरातल पे नहीं उतर पाते, यानी कि 85% लोग पहुंचते ही नहीं। यहां सरकारों को गौर करने की बात है। देखिए, आज गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो प्राइवेट ही है और प्राइवेट जॉब्स में आपको अवसर मिलते हैं। अगर इंडस्ट्री आएगी यानी कि एम्प्लॉयर आएगा तो ही एम्प्लॉयमेंट होगा। और वो कैसे आएगा? कोई निवेश करेगा, कोई इंडस्ट्री आएगी, कोई फार्मा कंपनी आएगी, कोई दूसरी चीजें आएंगी, तभी आपके यहाँ पे रोजगार के चांस या अवसर बन सकते हैं। तो सरकारों का यही है कि आप कितना इन्वेस्ट लेके आते हैं और कितनी राज्य की अपने युवाओं को या हुनरमंद जो लोग हैं उन्हें आप इनमें ऑक्यूपाई कर पाते हैं, यानी कि आप उनका कितना एम्प्लॉयमेंट कर पाते हैं। ये बड़ी चुनौती तो है राज्यों के सामने और ये मुझे लगता है कि राज्य सरकारों का एक भरोसा, राज्य सरकारों का मैकेनिज्म, उनका मैनेजमेंट ये भी झलकेगा कि आप वास्तव में निवेश कितना लेकर के आ रहे हैं। अगर आपके पास में निवेश है, निवेशक हैं, तो उन्हें वास्तव में प्लेटफॉर्म देना चाहिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस के अलावा राजस्थान की बात करें जी बिल्कुल, तो चलिए पूरे इसको लेके हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में कुछ हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं। अभी जाने माने अर्थ विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं फोन लाइन पे। मैं उनसे जानना चाहूंगा। सर, जंटी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी जो बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। ये समिट तो नया नहीं है, नाम नया हो सकता है और जिस तरह की ट्रैक पे गवर्नमेंट चल रही है वो भी नया पर नहीं कहूंगा मैं, पहले भी सरकार ऐसा कर चुकी है। नया एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि भजनलाल सरकार पहले ही साल में ये कर रही है। अदरवाइज होता क्या है कि सरकार के जब 4 साल कंप्लीट या 3.5 साल कंप्लीट होते हैं तो तब जाकर के ये समिट करवाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की स्ट्रेटेजी ये है कि पहले साल में करा करके निवेशक को बुलाई और अगर वहां पे धरातल उन्हें उतारने में कहीं कोई दिक्कत है तो उसकी मदद करिए। तो इससे कुछ लगता है कि अभी तक का जो एक रहा है ट्रैक रिकॉर्ड है कि 15% से ज्यादा निवेश नहीं उतरा धरातल पे, उसे तोड़ पाएंगे भजनलाल?
नई सरकार की मंशा तो ठीक है और प्रयास भी करना ही चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल से अपन ये कोरोना के बाद में देखें, पूरे देश के जो हर स्टेट है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई योजनाएं, कई स्कीमें कई दे रहे हैं, निवेशकों को दे रहे हैं। तो अब ये मानिए कि आप इन्वेस्टमेंट में भी कंपटीशन का दौर हो गया है। तो उस कंपटीशन के दौर में हम कहाँ टिक पाएंगे, वो कैलकुलेशन सरकार के पास में नहीं है या उसका जवाब सरकार की नीतियों में नहीं है। तो मेरा ये है कि हम राजस्थान की स्ट्रेंथ क्या है, या कौन सा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कौन सा आगे लॉन्ग टर्म में वाइबल बिजनेस चल सकता है, हमारी फैसिलिटीज क्या क्या है, क्या हमारी कमियां हैं, जब तक उसको बैठ के पहले कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, दूसरा स्टेट से हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, तब तक ये हम पिछले भी इन्वेस्टमेंट का अब तक देखा है, उनका जो रियल जो पिक्चर रहती है वो 20-25% से ज्यादा नहीं रहती और वो फाइलें अटकी रहती है, कोई लैंड के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। तो हमारी पॉलिसी जो अभी जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने लायक है ही नहीं। आप तो सबसे पहले उसको सुधारने की जरूरत है। अगर पॉलिसी सही होगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो जहाँ रिटर्न मिलती है अपने आप ढूंढता है रास्ता, उसको बुलाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो उस थीम पे को चेंज किया जाए, उसको अट्रैक्शन दिया जाए, क्लैरिटी लाई जाए, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पॉलिसी बदलनी होगी सरकार को, यानी कि सोच बदलनी होगी। उसके अलावा अगर लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और धरातल पे उतरता है, तो ये सरकार के लिए एक मैसेज देने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी सरकार के अंदर जो एमओयू हो उसका 15% नहीं हुआ है। गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इस तरह के समिट्स कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कितना उतर पा रहा है ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि ये जो नवाचार है सरकार का, और अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होगी, क्या इन्वेस्टर से जो अपनी बात रख रहे हैं, रोड शो का मतलब ये है कि केवल भजन लाल जी को सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, उनकी भी अपनी अगर कहीं कोई तकलीफ है तो उसे सुनना चाहिए और सुनने के बाद में उसे सॉर्ट आउट भी करना चाहिए। तो सरकार को इस ओर भी अपनी भूमिका अदा करनी होगी। नहीं, वो तो ठीक है, देखो सरकार अपना प्रयास करेगी जो, लेकिन एक क्या है, एक नया मैंने बताया ना 5-7-10 साल में एक नया कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, उसका नाम है टर्बो कैपिटलिज्म। वो टर्बो कैपिटलिज्म कैसे चलता है, उसमें कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, वो सरकार की सोच में, सोच की थीम में उसका जवाब नहीं है। ये ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यहाँ इतने लाख करोड़ का आएगा और ये जमीन देंगे, जमीन के अलावा भी कई ऐसे काम है जो उससे कई गुना बेहतर हमको रोजगार और वो देके बता सकते हैं। तो जब तक उसको, उस प्रोसेस को हम सेट नहीं करेंगे, दुनिया में कहीं से भी कहीं पूंजी एक क्लिक पे जब लाखों करोड़ रुपए इधर उधर हो सकता है, तो हम उसको कैसे लाएं? ये ट्रेडिशनल तरीके ऑब्सोलीट हो गए। उस जब चीज को फॉलो करेंगे, उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, तो अपने आप आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ जोन्स भी बने हुए हैं, उससे भी लोग आ सकते हैं कि विदेशी धरती से जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो अगर राजस्थान पे पॉलिसी पे अगर कहीं भरोसा करते हैं, और केवल बड़े इन्वेस्टर्स पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि एमएसएमई की यूनिट से, चाहे छोटा व्यापारी हो, वो वास्तव में आना चाहता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी रिको की कुछ लोग कह रहे थे कि स्कीम्स में रिको 2 दिन पहले क्या कहता है और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद उनकी पॉलिसी बदल जाती है। तो यहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना होगा कि केवल ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड नहीं हो, अपने मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें मैं कह रहा हूँ एक अलग एक नजरिया ये है कि हम मिनिमम लैंड पे मैक्सिमम कैपिटल कैसे आए। अब तक अपना थ्योरी क्या रही है, मैक्सिमम लैंड का अलोकेशन हो और उस पर इन्वेस्टमेंट आए। आप उल्टे चलो, नॉलेज का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम तो 2000 गज जमीन देंगे, 5000 गज जमीन देंगे मैक्सिमम, उस पर आप अपना प्रोजेक्ट और दिमाग का खेल करके दिखाओ। आप ऐसा राजस्थान को करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक अलग तस्वीर बनेगी, एक अलग तरीके का माहौल बनेगा और उसमें हम हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। अब जो जनरेशन नहीं आ रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब मॉडल आने वाले 10 साल में देखेंगे हम आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। कई बिजनेस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, कई नए आएंगे, लेकिन उसका उसमें नॉलेज का जो कंटेंट है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसको बेस बना के उससे हुए अगर पॉलिसी में चेंजेस किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा सफलता मिलने की गुंजाइश होगी।
कोटेर साहब एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि विंड पावर पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले था कि अडानी पावर को के साथ में इन्वेस्टमेंट किया, 400 करोड़ के एमओयू की अभी बात आई। तो इस तरह के हैं, यहाँ पे जमीनों का बहुत जबरदस्त है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इधर जोधपुर के आगे विंड पावर के लिए और उसके लिए। लेकिन लोग, अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि ये तो सब ठीक है, आना चाहिए, लेकिन बेनिफिट क्या हो रहा है कि बेनिफिट स्टेट को तो कुछ मिल नहीं पा रहा। आप सस्ती जमीन भी दे रहे हो, स्टाम्प ड्यूटी में भी आप उनको एक राहत दे रहे हो, तो बेनिफिट कहाँ है? कि जमीन देने से खुद थोड़ी काम चलेगा, जमीन देनी नहीं है, इसके लिए तो जमीन लेने के लिए और भी लोग आ जाएंगे अगर पानी अगर वहां पहुंच जाएगा तो वास्तव में सरकार को कुछ पॉलिसी पे ध्यान देना होगा कि बड़ा अमाउंट तो दिख जाता है, कितने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में, लेकिन उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है रास्ता? नहीं, वो सोलर और विंड के लिए तो राजस्थान की जो हमारा भौगोलिक परिस्थितियां वो अनुकूल है, वो अपने आप ही आएगा, करने की जरूरत नहीं है, उसमें लैंड वगैरह जो भी मिले। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ले लो, नॉलेज से रिलेटेड ले लो, इंडस्ट्री, दूसरी जो आप सर्विस इंडस्ट्री, अब सर्विस इंडस्ट्री की डेफिनेशन अब तक हमारी सरकार डिसाइड नहीं कर पाए कि ये सर्विस भी नया बिजनेस, जब हमारी जीडीपी में 56% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, तो आप उस सर्विस को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सर्विस में काम अपॉर्चुनिटी है, कौन सी को हम जगह देंगे, कौन सी को नहीं देंगे। तो जब तक ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ना, अभी भी वो रिको की पॉलिसी बाबा आदम के जमाने की जो बातें करती है वो है। अब वेयर हाउसेज है, वेयर हाउसेज आज बिजनेस की कम्युनिटी का नहीं, शहरीकरण का एक इसेंशियल पार्ट है। जब आप ई कॉमर्स की बातें करते हो, वो करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आप ऑब्सोलीट हो रहे हैं और आपका वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक आपको नई जमाने की जो है। तो ये चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे एंटरप्रेन्योर और वो आसानी से काम कर सके, डिसीजन ले सके, इन्वेस्टमेंट की रिस्क ले सके, तब आप जाके इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तक हमारी जब तक ये पॉलिसीज नहीं है तो इस पे हमको क्वेश्चन चिन्ह लगा रहेगा। प्रयास तो करने पड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं तो बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, और विंड पावर हो चाहे सोलर एनर्जी हो, ठीक आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको दिख सकता है, लेकिन जितना रोजगार के अवसर मिलने चाहिए वो इतने नहीं मिल पाते हैं। उसके अलावा एक बात और मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि ढर्रे को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको पॉलिसी पे फोकस करना पड़ेगा और जमाने के साथ चलना पड़ेगा। आप इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हो, चॉइस कुछ उसकी भी देनी होगी, ठीक है, आप जमीन दें, उन्हें उनके अनुसार पॉलिसी बनाएं, तो कुछ इसमें इस ट्रैक को बदलने की जरूरत है कि पॉलिसी उसी अनुसार बने। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप राज्य को गिरवी रख दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी ढर्रा चेंज करने की आवश्यकता है इसमें। नहीं योगेंद्र जी, अभी देखो चाइना है, पॉलिसी क्या आपको चाइना में है, चाइना में हर चीज का सरप्लस है, वहाँ की स्टील इंडस्ट्री से लेके बिल्डिंग मटेरियल और सबके भयंकर सरप्लस है, हालत वहाँ खराब है। अगर चाइना का मार्केट का फ्लड मान लीजिए किसी भी तरीके से इंडिया में आ जाता है, तो हम उसकी मार को पहले तो जो है जो इंडस्ट्री वो झेल पाएगी क्या? तो आप दूसरे कौन से हम सेक्टर को ऐसा आइडेंटिफाई करें जिसमें दुनिया के दूसरे देशों का कंपटीशन नहीं आए या मिनिमम कंपटीशन हो। अगर वो फ्लड आ गया, हम जितने ट्रेड के जो समझौते कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका असर भी तो आएगा हमारे यहाँ पे। आप उसको आप राज्य सरकार रोक सकती है क्या? तो हम ऐसा जो सेक्टर चुने हैं जिसमें ऐसे कंपटीशन की मिनिमम संभावना हो, इन्वेस्टर उसमें डिसीजन ले, 2 पैसे कमाने का उसको रास्ता दिखे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा राजस्थान के लिए लाभदायक होगा। एक टूरिज्म सेक्टर है, अकेला राजस्थान में टूरिज्म इतना है कि वो सबको चालू पिज्जा छोड़ देगा आप, लेकिन कोई हमारी पॉलिसी वो आपका जो हमारी वो पैलेस ऑन व्हील है और वो 34 पड़े, उसमें यात्री नहीं है, खाली पड़े, तो आप बिल्कुल ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो जब तक उन कारण को हम नहीं समझेंगे, दुनिया कैसे बदल गई पिछले 10-15 सालों में, सरकार के रहते रहते, इसी सरकार के रहते रहते आगे 10 साल में कैसे बदल जाएगी, इस प्रश्न का जवाब पहले कागज पे होना चाहिए। बस अगर उसका जवाब हमने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरे ख्याल से सब चीज पॉलिसी सब सक्सेसफुल हो जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ। स्थितियां वैसी ही पैदा करनी होगी और धरातल पे चीजें आनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट की तो धरातल पे उतारने की बात करते हैं, लेकिन अपने सिस्टम को आप धरातल पे उतारना नहीं चाहते। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात यहाँ कही जाती है, ये कहा जाता है कि तमाम सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे दी जाएगी, और ये मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, ये दूसरे राज्यों में भी कहा जाता है।
लेकिन राजस्थान में जो लोग आते हैं कि भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस की आप बात तो करते हैं, लेकिन वही सिंगल विंडो की जगह उसे हर्डल विंडो कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ वास्तव में दूसरा एक बात और मैं जानना चाहूंगा, आपको एक लंबा एक एक्सपीरियंस जर्नलिज्म का भी है, अब वो क्या होता क्या है कोठारी साहब है कि अभी इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां चल रही हैं, पता लगा एक लिस्ट आ गई, जो अब तक तैयारी कर रहे थे उनकी छुट्टी हो गई, वो दूसरा आ गया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के दरमियान कुछ ऐसी चीजें भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि हाँ, जब हम तैयारी करते हैं तो उस दौरान को ट्रांसफर पोस्टिंग उस तरह के नहीं हो जो लोग उससे प्रभावित होगा क्या कि इससे आपका पूरा जो सिस्टम है जिसको आप चालू कराना चाह रहे हैं या जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो सफर करता है उससे? हेलो, हाँ, इसमें आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है जी। नहीं, वो ध्यान मैंने कहा ना, हम सिस्टम हमारा जो पूरा आप एक अखबारों में पढ़ते हैं, एसीबी की रेट पड़ती है, जहाँ देखो आप भ्रष्टाचार है वो है, तो वो सिंगल विंडो वाला तो मामला अपने आप ही नजर नहीं आता कि कहीं पे सिंगल विंडो है। नाम की सिंगल विंडो आपने खोल के रख दी, उससे कोई सिंगल विंडो नहीं होती। वो आदमी जाता है, वो जब पता लगता है कि उसको क्या क्या तकलीफें क्या क्या होती है। आप बिजली का कनेक्शन लेने जाओ, पानी का कनेक्शन लेने जाओ, और कोई कनेक्शन, आप दुनिया भर की कंप्लाइंस और इतनी है कि वो आदमी वहीं बस बीच में अपना रास्ता छोड़ के चला जाता है, चलो यार यहाँ से तो निकलो आप। तो जब तक हम हमारी कमियां क्या है वो उसका सॉल्यूशन पहले एक कागज पे लिख के नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, जब तक आपको जो हम डिजायर जितना करते हैं उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप दिखाने के लिए, खबरों के लिए कर लो, इतना लाख करोड़ का आया, लेकिन वो वही 2 साल में जाके रिजल्ट आ जाएगा, इसमें से 25% सक्सेसफुल हुआ। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोठार जयसिंह जी कोठारी साहब आर्थिक विश्लेषक भी हैं और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आप करिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, इस तरह के समिट्स बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन उन्हें चाहे पहले साल में करें चाहे आखिरी साल में करें, लेकिन आपकी नियत वैसी होनी चाहिए। आप नवाचार करना चाह रहे हैं लेकिन अपने सिस्टम को अगर आप नहीं सुधारेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से इन्वेस्टर्स आते नहीं है। चले, हमारे साथ लीना शर्मा जी जुड़ी है। लीना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार जी। लीना जी, आप अपने खुद एक इंडस्ट्री चलाती हैं और पहले भी आपने समिट देखे हैं। क्या लगता है कि अक्सर ये बात आती थी सामने कि कोई सरकार अगर समिट करा रही है इस तरह की बिजनेस समिट, तो उसे लास्ट की बजाय बिगिनिंग में करनी चाहिए। भजनलाल सरकार इस बार ये कर रही है, तो एक उम्मीद जता सकते हैं कि पहले से बेहतर साबित हो सकता है ये समिट। सर देखिए, सबमिट तो बहुत गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट ने कराए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बातें भी चलती हैं। और अगर हम लोग देखें कि सबमिट कराने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, काफी एग्रीमेंट वगैरह भी साइन होते हैं, बट उनका जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उनके रिजल्ट क्या निकले वो आज तक नहीं समझ में आता। तो पहले तो गवर्नमेंट को उस पर वर्क करना चाहिए कि जो सबमिट वो लोग करा रहे हैं उस पे मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो। और जैसे कि भी हमारे साथी सर ने कहा कि यहाँ पे जो मूलभूत जो चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उन्हीं की कमी होने के कारण उन्हीं पे इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आकर इंडस्ट्री लगाएगा, आपके स्टेट को रोजगार दे रहा है, आपको डेवलपमेंट की ओर ले जा रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीजें भी हमें इन जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है उस पर भी विचार करना होगा। और दूसरी चीज सर ये है कि जो अभी ये राजस्थान के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे ऐसी जगह पे आईटी सेक्टर से भरा हुआ है, और आईटी सेक्टर वहां पे काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि जो उनके रेंट आप देखो इतना ज्यादा हाई हो गया है कि कंपनीज को वहां पे वायबिलिटी नहीं निकलती है। राजस्थान में अभी प्रॉपर्टीज का काफी वेकेंट है, एरिया भी काफी वेकेंट है, तो हम उनको जो मूलभूत चीजें हैं वो दिलवा कर हम अपने उन आईटी सेक्टर्स को हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, आज आप देखिए यहाँ पे जो अपना गिलॉट इंडस्ट्रियल एरिया है, नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बाहर की भी इन्वेस्टमेंट आई है, लोगों को कितना रोजगार मिला है, पूरे भारत से, इनफैक्ट पूरे विश्व से लोग आके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए। ये तभी होगा सर
ये तभी होगा जब हम लोग उनको जो बेसिक फैसिलिटीज है उनकी प्रक्रियाएं थोड़ी इजी करेंगे, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम मेन रखकर फिर हम काम करेंगे। अगर ये ऐसा होता है तो राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है और कंपनीज काफी इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनली हमारी बातें भी होती रहती हैं कंपनी से, तो दे आर इंटरेस्टेड टू शिफ्ट ओवर हियर। बट प्रॉब्लम यही आती है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए जो फ्लेक्सिबल हो, आने वाले टाइम में जो फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट में उनको दे, उनको जो जैसे कि आप गुजरात रोड मैप पे आप देखिए, वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, और भी अपना जैसे बैंगलोर है, तो हम लोगों को भी इस पे विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट को केवल ये सबमिट से ही काम नहीं चलेगा सर, उसका जो अंतरिम रूप देना पड़ेगा ताकि राजस्थान भी अपलिफ्ट हो। बिल्कुल आपने सही बात कही कि आईटी सेक्टर को लेकर के हमारे यहाँ पे पर्याप्त चीजें हैं, और अगर गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देती है तो वास्तव में एक आईटी हब बन सकता है, एक आईटी पार्क यहाँ पे लाया जा सकता है। आप जुड़े रहिए लीना जी, मैं आपके पास में लौटूंगा। अरुण अग्रवाल साहब फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, समिट कराया जा रहा है राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक। अंतर बस मुझे एक दिखाई दे रहा है फिलहाल, परिणाम तो क्या होंगे पता नहीं। आप जैसे व्यापारी भी उस समय सवाल खड़ा करते थे कि आखिरी के साल के बजाय बिगिनिंग में करना चाहिए, लेकिन अब की बात सरकार का 1 साल पूरा होने के साथ ही ये सबमिट कराया जा रहा है। क्या लगता है, इससे कुछ चीजें धरातल पे उतरेंगी, या सरकार पहले के जो सबमिट है उससे कुछ सबक लेकर के चीजें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल जोगिंदर जी, कहा आपने। अभी हमेशा जो सबमिट आज तक कई डिफरेंट नामों से होते आए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो, चाहे नॉन राजस्थानी कॉन्क्लेव हो, चाहे राइजिंग, अब की बार राइजिंग राजस्थान नाम दिया गया है निश्चित रूप से, और साल के आरंभ में इसको कर लिया गया है क्योंकि ये लास्ट में होता था और एमओयू साइन होते थे। फिर यहाँ राजस्थान की परंपरा जब करीब 20 साल 25 साल से अपने लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकारें बदल जाती है, और ऐसे में अधिकारी भी जो एमओयू होते थे, लेकिन इस बार जब ये स्टार्टिंग में हो रहे हैं तो हम व्यापारी उद्यमी चूंकि आशा पे ही जीवित रहते हैं, हमको आशा है कि ये नया एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन इसके लिए जो अभी मेरी पूर्व वक्ता कह रही थी, पहले यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना पड़ेगा। मेन जो एमएसएमई सेक्टर मेन होता है उसमें फ्यूल और फाइनेंस। आज फ्यूल की स्थिति ऐसी है जी, चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्थितियां बदलनी होंगी, पॉलिसी बदलनी होगी, तभी समिट सफल हो पाएगा। ये अरुण अग्रवाल साहब का मानना है, क्योंकि कई समिट को देख चुके हैं। और जब तक आप अगर अपना, यानी कि एक आम भाषा में बोला जाता है कि आप जब तक अपना कर्रा चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको व्यापारी के अनुसार आपको पॉलिसी बनानी होगी, चक्कर नहीं लगाने पड़े, उसके लिए आपको सुविधाएं उसी तरह से देनी। अजय जी, समय कम है और मैं आपके पास में जरूर आना चाहूंगा। क्या लगता है इस समिट से कुछ इन्वेस्टर्स, क्योंकि अब की बार समिट जो है, पहले भी कई बार चर्चाएं की, लेकिन सवाल खड़े होते थे कि लास्ट में करते हैं। इस बार भजन लाल सरकार पहले कर रही है, तो कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, सरकार कुछ पॉलिसी भी बदल सकती है। देखिए, जो पहले वाले जितनी भी राइजिंग समिट्स हुई थी जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आए थे, उसमें एमओयूज तो बहुत अच्छे हुए थे, पर धरातल के ऊपर बहुत ही कम परसेंट आए थे। जैसे इस बार आज भी देखा है कि आज जो अपने बॉम्बे में रोड शो हुआ उसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हो चुके हैं, और बोल रहे हैं कि साहब हमारे 6 लाख 8 लाख 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर 50% भी अगर धरातल के ऊपर अगर आता है तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और आज तो ये पहला ही रोड शो है, अगर दूसरी जगह पे भी रोड शो करने का जो राजस्थान सरकार का इरादा है, वैसे ही कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों के साथ के अंदर पिछली वाली गलतियों को अगर ना दोहराए, अगर सरकार और जो अधिकारी जो भी हैं, तो ये जितने भी एमओयू हो रहे हैं उनमें से कुछ अच्छे धरातल के ऊपर आए तो राजस्थान के लिए निस्संदेह एक बहुत अच्छी बात होगी, और राजस्थान एक उद्योगिक के रूप के अंदर आगे उभर के आएगा। जी, तो आपको लगता है कि सरकार को कुछ पॉलिसीज और इन पे भी गौर करना चाहिए समय के साथ साथ? बिल्कुल गौर करना चाहिए। अगर जो चीजें रहते पहले वाले तरीके से अगर चलेंगे तो जो अपन कहते हैं कि एमओयू तो हो जाते हैं पर धरातल पे नहीं आते, क्योंकि राजस्थान में प्रचुर मात्रा है। अगर अपन खनिज में कहें, वेडिंग डेस्टिनेशन में कहें, औद्योगिक क्षेत्र में कहें, राजस्थान में अपना सोलर के अंदर कहें, एक से एक लेके बहुत सारे अपने अतुलित समय जेम एंड स्टोन में कहें, अपने रियल एस्टेट सेक्टर में कहें,
तो ऐसी संभावना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से अगर अपने ढंग से अगर इसको किया जाए क्रियान्वित, तो राजस्थान एक बहुत अच्छे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर उभर के आ सकता है। और जो जैसे माननीय मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत का, वैसे ही भजनलाल शर्मा जी हमारे सीएम साहब का विकसित राजस्थान का सपना है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अरुण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक जिस विंग को सपोर्ट करते हैं आप और अजय जी, 40 को, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आती होंगी। कारण क्या है कि 15% इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते हैं? कारण क्या है? देखिए, जब एमओयू साइन होते हैं और जब वो फैक्ट्री लगाने जाता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ जो मैं भी बता रहा था कि यहाँ सबसे बड़ा जमीनों की रेट इतनी ज्यादा है, इसके कारण जब जमीन में ही पूरा पैसा इन्वेस्टर्स एमओयू साइन करता है, उस समय उसको मालूम नहीं होता है, वो लिख देता है हमको 50,000 मीटर चाहिए, 1 लाख मीटर चाहिए, और जब जमीन खरीदने में जाता है और रजिस्ट्री कराने जाता है, तो ऐसे में जमीन में जब सारा पैसा लगा देगा तो प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, फिर दूसरी बात में जो बिजली की दरें बता रहा था, यहाँ बिजली की दरें इतनी ज्यादा है कि फिर आदमी रुक कर जाता है सब छोड़ के कि छोड़ो यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, बिजली 8 रुपया 9 रुपया पर यूनिट मिल रही है। यहाँ अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले ही फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए गए, पावर फैक्टर, जबकि यहाँ प्रचुर संभावना है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, दूसरा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, यहाँ खनिज की प्रॉपर्टी संभावना है, टूरिज्म सेक्टर यहाँ जबरदस्त है, हॉस्पिटलिटी यहाँ है, एजुकेशन हब यहाँ है, ये सब इतने ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। सरकार की नीति सही मायने में सही दिशा में चले और इस एमओयू को एक्चुअल में लाके यहाँ पे जब 4.5 लाख करोड़ का आज एक दिन में बॉम्बे जैसी महाराष्ट्र में हुआ है एमओयू साइन, लोगों में भावना है, लोग राजस्थानी, अप्रवासी राजस्थानी जो जुड़ना चाहते हैं कि हम जब बाहर जाके हम पूरे देश को और पूरे स्टेट को लीड कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके हम राजस्थानियों का, मारवाड़ियों का नाम है, तो हम राजस्थान में अपनी जमीन पे, अपनी माटी पे क्यों नहीं, और जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जब जाके ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब रेटें जब देखते हैं, पॉलिसी देखते हैं, तो वो वापस बैक टू पेविलियन होना मुनासिब समझते हैं। अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। मैं अभी तक के एमओयू जो देख रहा हूँ, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट की जो बात की जाती है वो जाती है सोलर और विंड में, सोलर में ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी, और यहाँ पे कहा जाता है कि हम सफल, हमने एक जमीन तैयार की है, इन्वेस्टर्स को काफी हमने तैयार कर लिया है, और सोलर में देखें इतने लाख करोड़ का, इतने 1000 करोड़ का, इतने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सामने। लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि बिजली हमें उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो इतनी महंगी है, प्रोडक्शन पे कॉस्ट आएगी, जब दूसरी जगह से सस्ता उनको मिलेगा तो फिर कौन अपने यहाँ का प्रोडक्शन खरीदेगा, तो फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा। तो क्या वास्तव में इसमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए? आप जमीनें दे रहे हो, उनको रियायतें भी दे रहे हो, और बिजली मिल ही नहीं पा रही आपको। नहीं, ये बात तो एकदम वाजिब बात है। जो राजस्थान के अंदर धरातल के ऊपर काफी चीजें जैसे बिजली की भी रहती है, और कन्वर्जन का बताया, लैंड कन्वर्जन इतना ज्यादा टिपिकल हो जाता है कि छोटी एमएसएमई यूनिट्स को तो काफी तकलीफ आती है, और जो छोटी यूनिट्स भी हैं 100 लोगों को, 200 लोगों को रोजगार देती है। अब सोलर के अंदर तो अतुलित कह सकते हैं, राजस्थान एक ऐसा है स्टेट है जहाँ पे अतुलित संभावना है, पूरे 12 महीने यहाँ पे तो ऐसी है कि जहाँ सोलर के साथ में उत्पादन हो सकता है। सोलर के अलावा भी एक नहीं कह सकते, बहुत सारी औद्योगिक यहाँ है जो यहाँ पे लग सकती है। पर जैसे बताया गया, अभी मुझे सुनने पढ़ने में आया था कि राजस्थान में 1 महीने में 20 नई पॉलिसियां लाई जा रही है जो उद्योगों और उनका विकास करने के लिए लाई जाएगी, जैसा कि हमारे सीएस साहब ने कहा, बताया। तो अगर वो पॉलिसीज के अंदर यहाँ पे ऐसा हो कि उनको सुगम हो, जितने भी उद्योग घराने आते हैं या जो भी काम करने के लिए आता है, अगर उनको सुगमता से काम कर सके, उनको लैंड का सही कन्वर्जन मिल सके, अच्छी रेट में लैंड मिल सके, और बिजली और उसके साथ में लेबर का जो यहाँ उत्पादन है, अगर वो हो सके तो बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल, राजस्थान में वो अनुकूल परिस्थितियां और इस तरह की दरा है कि यहाँ पे व्यापार अच्छा पनप सकता है। अभी लीना जी ने बताया है कि आईटी हब पे जोर देना चाहिए, बेंगलोर हो जाए दूसरी जगह, वहां पे कोई ये तो था नहीं कि प्रोडक्शन रॉ मटेरियल ही वही मिल रहा है, तो तैयार की हुई जमीन है, हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। सरकार को गौर करना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि इन्वेस्टमेंट समिट के साथ साथ यहाँ के व्यापारियों से जरूर चर्चा करनी चाहिए, रोड शो की तरह ही, कि आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। और अगर हम, ताकि देखिए, ये एक आयोजक की भूमिका में आके व्यापारियों को लेना चाहिए सरकार को, मेरा अपना मानना है। विवाह समारोह होता है, परिवार में अकेले बच्चे या बच्चे के माँ बाप नहीं करते हैं, रिश्तेदारों को भी शामिल करते हैं, मोहल्ले वालों को भी शामिल करते हैं, कुछ लोगों से चर्चा भी करते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुनिया देखी उन्होंने, और यहाँ के भी डीएनए में बहुत बड़ा एक व्यापारी में बसा हुआ है।
इनसे सलाह लेनी चाहिए, और ले रही है सरकार तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रही है तो मेरा अपना मानना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारी विंग्स बनी हुई है, उनके अपने एसोसिएशंस बने हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग दुनिया में भी दूसरे मुल्कों में भी जाते हो, हमारे और वहां में क्या अंतर है, और वहां के व्यापारी से अगर आपकी चर्चा होती है तो हम क्या नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सफल आयोजन होगा, इस ओर भजनलाल सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।